हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे DU-SOL के बीकॉम प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर और बीकॉम ऑनर्स के 2nd सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और कोर्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और आखिर उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। उसके ऊपर हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये वीडियो होने जा रही है हमारे DU-SOL सिलेबस को लेकर, स्पेशली फॉर बीकॉम प्रोग्राम 4th सेमेस्टर और बीकॉम ऑनर्स 2nd सेमेस्टर। अब ये दो अलग अलग सेमेस्टर क्यों बताए मैंने और दो अलग अलग कोर्स क्यों बताए मैंने, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ना होता है बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को अपने 4th सेमेस्टर में, जबकि बीकॉम ऑनर्स वालों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना होता है अपने 2nd सेमेस्टर में। दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कि SOL की तरफ से जो किताबें मिलती है दोनों ही कोर्सेज के स्टूडेंट को वो भी सेम है, एक ही किताब मिलती है। वही किताब जो है 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है और वही किताब 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो मैं आज दोनों ही कोर्सेज के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो का एंड तक पूरा देखेंगे और एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए। जितनी बातें मैं आपको समझाते जा रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाइए। देखो, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, तो हमें पढ़ना है कंपनीज की अकाउंटिंग। आपने इससे पहले अपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, यानी अगर कोई इंडिविजुअल होता है तो इंडिविजुअल जिस तरीके से अकाउंटिंग करता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर मैं बात करूं किसी कंपनी की, अगर कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले यूनिट की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले यूनिट का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो इसके अंदर हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट 1 के अंदर भी कई सारे आगे फर्दर चैप्टर्स डिवाइड कर रखे। सबसे पहला चैप्टर आता है यूनिट 1 के अंदर इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर ईसॉप। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होगा इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में, फिर फॉरफीचर होने के बाद उसको री इशू करा जाता है तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के बारे में, इशू ऑफ राइट शेयर के बारे में, इशू ऑफ बोनस शेयर के बारे में और फिर फाइनली पढ़ना होगा ईसॉप के बारे में। तो एक एक करके देख लेते हैं आखिर इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो अगर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर इशू, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर। इसके अंदर हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है। दूसरा टॉपिक आता है हमारे सामने डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक्स, शेयर्स और स्टॉक्स दोनों में डिफरेंस होता है। अब आखिर शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये बातें हम देखेंगे अपने इस डिस्टिंक्शन बिटवीन के अंदर। तीसरा आता है हमारा टाइप ऑफ शेयर्स। अब शेयर आपको पता है कि शेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर भी आगे फर्दर जो है कई अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है एक टाइप, दूसरा होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फिर एक टाइप होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और फिर इसी तरीके से एक और होता है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कई सारे हमारे डिवीजन हो गए प्रेफरेंस शेयर को लेकर, तो कई सारे आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होगा प्रेफरेंस शेयर को लेकर। तो इन सभी क्लासिफिकेशन को हमें समझना और जानना होता है कि आखिर ये किस टाइप के शेयर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे सामने इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर भी हमारे फर्दर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं। पहला होता है हमारा इक्विटी शेयर इशू टू पब्लिक, जो इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किया जाता है, नॉर्मल वाला इक्विटी शेयर, और दूसरा स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होते हैं जो इशू करे जाते हैं सिर्फ अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को। तो अब ये क्या होता है, किस तरीके से इशू करे जाते हैं, वही हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा अपने इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आखिर किस तरीके से शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली 5 स्टेप्स में शेयर को इशू करा जाता है। पहला स्टेप होता है हमारे सामने इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी जो है शेयर इशू करने के लिए अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सेकंड स्टेप होता है हमारा टू रिसीव एप्लीकेशन। उस प्रोस्पेक्टस को देखकर जो लोग होते हैं वो कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और साथ के साथ कई बार एप्लीकेशन मनी भी दी जाती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब उन एप्लीकेशन के बेस पर जो है कंपनी शेयर की अलॉटमेंट करती है। फिर चौथा स्टेप आता है कॉल ऑन शेयर। शेयर के ऊपर कॉल्स मांगा जाता है, यानी कि पैसा मांगा जाता है। आपने सुना होगा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके की कॉल्स जो है मांगी जाती है कंपनी के द्वारा। फिर आता है फाइनली जब सारा पैसे की पेमेंट हो जाती है तो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है फाइनली कंपनी इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर आता है हमारे सामने मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर। अगला टॉपिक शेयर इशू करने के कितने मोड होते हैं, तो मैं आपको बताऊं शेयर इशू करने का हमारे पास कई सारे मोड होते हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार होता है, सुना होगा आपने, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। वैसे डिस्काउंट पे शेयर इशू करने पर कंपनीज एक्ट रोक लगाता है, तो अभी फिलहाल में जो है
दो ही तरीके से शेयर को इशू किया जाता है, पार और प्रीमियम पे। फिर हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पे किस तरीके से शेयर इशू किया जाता है उसको लेकर हमारा सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 पूरी डिटेल में बात करता है। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आखिर डिस्काउंट पे इशू ऑफ शेयर किस तरीके से करा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बताऊं तो आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन बता रखी है हमारे सेक्शन नंबर 54 ने। उसके अलावा अगर आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू करोगे तो आपके शेयर जो है वो नल एंड वॉइड कहलाएंगे, तो कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकती। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर कब होता है, ओवर कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब कंपनी जो है मार्केट में ज्यादा शेयर इशू कर देती है लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन होती है वो कम आती है, तो जो बैलेंस बच जाता है उसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जो है शेयर को कम ऑफर कर रही है मार्केट के अंदर लेकिन उस एप्लीकेशन जो है उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आ गई, तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, वही हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अगला आता है हमारे सामने सरेंडर एंड फोरफीचर ऑफ शेयर। अब सरेंडर ऑफ शेयर और फोरफीचर ऑफ शेयर के बीच बेसिक डिफरेंस होता है। शेयर तो दोनों ही केस में वापस होने हैं, लेकिन सरेंडर के टाइम पर आप खुद वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हो, फोरफीचर के टाइम पर जो है कंपनी आपसे छीन रही है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी। तो सरेंडर और फोरफीचर के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है वही हमें जानना है। अगला आता है हमारे सामने रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। आखिर जो शेयर फोरफिट हो जाते हैं उसको कंपनी जो है बाद में रीइश्यू किस तरीके से करती है। इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर। अब राइट शेयर और बोनस शेयर होते क्या है, फिर उसको इशू किस तरीके से किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये होता है हमारा ईसॉप। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ईसॉप क्या होता है और ईसॉप जो है किसको इशू किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं ईसॉप जो है अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज को इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। फिर अब पढ़ना है अपना अगला टॉपिक बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होती है, बुक बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, शेयर इशू करने का एक नया तरीका है। पहले के टाइम पे शेयर इशू ट्रेडिशनल मेथड से किए जाते थे जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का डर रहता था, लेकिन आज के टाइम पे जब से बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया, जब से जो है ये डर खत्म हो चुका है। आपके शेयर जो है ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब नहीं हो सकते, तो काफी रिस्क जो है वो अवॉइड कर देता है ये हमारा बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये होता क्या है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब कई बार जो है अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है अंडर राइटर्स को, तो आखिर वो होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक्स के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना सेकंड चैप्टर जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब रिडेम्पशन क्या होता है, रिडेम्पशन होता है रीपे करना। आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीखा कि शेयर को किस तरीके से इशू करा जाता है। अब शेयर इशू करा गया तो प्रेफरेंस शेयर भी हमने इशू करा, इक्विटी शेयर भी हमने इशू करा। अब हम अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आप आखिर किस तरीके से जो है शेयर को रिडीम करोगे, यानी पैसा रीपे करोगे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब रीपेमेंट किस तरीके से करी जाती है, रिडेम्पशन कैसे होता है प्रेफरेंस शेयर का, वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन। आखिर रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपे करना। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने लीगल प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते समय, जिसके बारे में हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 बताता है कि आखिर क्या लीगल प्रोविजंस होंगे, क्या लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी जिनका हमें ध्यान रखना होगा, वो हम देखेंगे। फिर आता है हमारे सामने अगला टॉपिक जनरल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन रिडेम्पशन। अब हमें जनरल एंट्रीज सीखनी होती है कि आखिर जब रिडेम्पशन हो जाएगा तो हम उसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से पास करेंगे, आखिर रिडेम्पशन करने के बाद उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी। फिर हमें पढ़ना है अगला टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कन्वर्जन। अब प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन जो होती है वो कैश में भी हो सकती है और कन्वर्जन के थ्रू भी हो सकती है, यानी आपने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रीपे ना करते हुए प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट जो है इक्विटी शेयर दे दिए। तो एक्सचेंज ऑफर में भी कई बार डील होती है, तो हमें यही देखना होगा कि आखिर जब कन्वर्जन होता है प्रेफरेंस शेयर का तो किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, आखिर क्या उसका प्रोसीजर होता है, वही हमें जानना होगा। फिर हमें लास्ट टॉपिक हमारा देखना है यूज ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करा जाता है, कब करा जाता है, कैसे करा जाता है, वही हमें अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अब बात करें हम थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स। अब ये क्या चीज है, अब देखो आपने सबसे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स। अब आपने अपने इक्विटी शेयर इशू करे थे और प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे। जब आपने प्रेफरेंस शेयर वापस लिए तो आपने उसका नाम दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और जब आप अपने इक्विटी शेयर वापस लेते हो तो आप उस समय कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, बेसिकली बायबैक ऑफ शेयर्स को हम कह सकते हैं रीपर्चेस ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। कंपनी जब अपनी खुद के शेयर को रीपर्चेस करती है तो उसको बायबैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा, कंपनी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहीं और ना इन्वेस्ट करते हुए खुद की कंपनी का शेयर खुद ही खरीद लो, बाद में जो है काम आएंगे। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ बायबैक। तो बायबैक होता क्या है वो हमें देखना है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ बायबैक, आखिर बायबैक के लिए जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, आखिर कौन से फंड का हम इस्तेमाल करेंगे, कौन से रिजर्व्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें देखना होगा। उसके बारे में हमारा सेक्शन नंबर 68 बताता है कंपनीज एक्ट का।
फिर हमें पढ़ना होगा लीगल प्रोविजंस ऑफ बायबैक। आखिर बायबैक को करने के कितने क्या क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है बायबैक करते समय। फिर हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ बायबैक। आखिर बायबैक के मेथड्स कितने होते हैं मैं आपको बताऊं। बेसिकली बायबैक के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टेंडर मेथड, दूसरा होता है ओपन मार्केट मेथड। अब टेंडर मेथड क्या होता है? टेंडर मेथड कुछ भी नहीं होता। तो जब आप अपने खुद के शेयर होल्डर से शेयर परचेज करते हो तो आप उसको बोलते हो टेंडर मेथड, और जब आप ओपन मार्केट से शेयर को परचेज करते हो तो आप उसको बोलते हो ओपन मार्केट मेथड। फिर हमें पढ़ना है फाइनली अपना बायबैक ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज। आखिर किस तरीके से इसकी जनरल एंट्रीज पास करी जाती हैं। फिर इसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बायबैक ऑफ शेयर्स का। फिर पढ़ना है हमें फोर्थ चैप्टर जो कि हमारा इशू ऑफ डिबेंचर। अब शेयर का इशू किस तरीके से किया जाता है वो हमने जान लिया, उसकी रिडेम्पशन कैसे होती है वो भी हमने जान लिया। अब हमें देखना है आखिर डिबेंचर्स का इशू किस तरीके से किया जाता है। फिर हम देख लेंगे डिबेंचर का रिडेम्पशन किस तरीके से किया जाता है। अगर बात करें इशू ऑफ डिबेंचर की, तो इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर। आखिर डिबेंचर होते क्या है तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली डिबेंचर का मतलब होता है सिंपली लोन लेना। जब कंपनी को लोन चाहिए होता है तो कंपनी जो है डिबेंचर को इशू कर देती है। तो डिबेंचर कुछ भी नहीं होता, कंपनी को लोन लेना है तो डिबेंचर इशू कर दे मार्केट के अंदर। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। अब डिबेंचर और शेयर्स के बीच डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। शेयर जो होती है वो कंपनी की कैपिटल होती है, जबकि डिबेंचर जो होता है वो कंपनी का लोन होता है या मैं कहूँ लायबिलिटी होती है। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कितने काइंड्स के होते हैं या मैं कहूँ कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें देखना होता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो डिबेंचर्स कई सारे टाइप के होते हैं। मैं आपको दो चार के नाम बताऊं तो डिबेंचर्स को जो है हम सिक्योरिटी के बेस पर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिक्योर डिबेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर डिबेंचर। तो टेन्योर के बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आता है रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर। अगर हम रजिस्ट्रेशन के बेस पर डिवाइड करें तो रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर आता है। कन्वर्टिबिलिटी के बेस पर डिवाइड करें तो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आते हैं। प्रायोरिटी बेस पर डिवाइड करें तो फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, आपने नाम सुना होगा। इस तरीके के डिबेंचर के टाइप्स होते हैं। तो हमें यही सारे टाइप्स पढ़ने होंगे अपने काइंड्स ऑफ डिबेंचर के टॉपिक के अंदर। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो जब डिबेंचर को इशू करा जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करी जाती है। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आखिर क्या क्या टर्म और कंडीशन हो सकती है डिबेंचर को इशू करते समय और डिबेंचर की रिडेम्पशन करते समय। तो हमारे सामने टोटली 6 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं और डिबेंचर को रिडीम करते हैं। तो आपके सामने ये सारी सिचुएशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। या तो आप शेयर को इशू भी पार पे करो और रिडीम भी पार पे करो। दूसरा आता है इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। या तो आप शेयर को इशू प्रीमियम पे करो, रिडीम पार पे करो। तीसरा आता है हमारे सामने इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। जब इशू करा डिस्काउंट पे और रिडीम करा पार पे। चौथी सिचुएशन आती है इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू करा पार पे, रिडीम करा प्रीमियम पे। पांचवी सिचुएशन आएगी इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू करा डिस्काउंट पे, रिडीमेबल करा प्रीमियम पे। छठी सिचुएशन आएगी इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे करा, रिडीम भी प्रीमियम पे करा। तो ये टोटल 6 सिचुएशन बन सकती हैं इशू और रिडेम्पशन के टाइम पर। जब हम इशू करते हैं उसी टाइम पे टर्म और कंडीशन डिसाइड हो जाती है कि आखिर ये शेयर रिडीम किस बेसिस पे होंगे। तो इन सबको देखेंगे आखिर की इन सब की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। फिर हमारे सामने अगला टॉपिक आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब आप अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हो तो आपका नुकसान होगा और उस नुकसान को किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है वही हमें देखना होता है। अब बेसिकली हमें जो राइट ऑफ करना होता है वो हमें ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर की जितनी लाइफ है उस टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर राइट ऑफ करना होता है। तब वो किस तरीके से करते हैं वही हमें देखना होता है। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने डिबेंचर इंटरेस्ट। अब डिबेंचर एक लोन है, अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा। अगर आपने लोन लिया तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, अकाउंटिंग में हम इंटरेस्ट को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वही हमें देखना होगा। इसी के साथ हमारा ये फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर का। फिर हम देखेंगे अपने फिफ्थ चैप्टर को जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपने एक बार डिबेंचर इशू कर दिया उसके बाद उसको रिडीम करोगे तो उसके लिए हमारा अगला चैप्टर आता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ रिडेम्पशन। फिर वही पढ़ना है रिडेम्पशन का कंसेप्ट क्या होगा। आपने किससे लोन लिया था तो आपने डिबेंचर इशू करा था। जब आप लोन की रीपेमेंट करोगे, लायबिलिटी को रीपे करोगे तो आप उसको कह सकते हो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर आता है हमारे सामने सोर्सेज ऑफ डिबेंचर। आखिर रिडेम्पशन करने के या लायबिलिटी को पे करने के कितने सोर्सेज हो सकते हैं, कहां से आप अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हो, कंपनी कौन कौन से फंड का इस्तेमाल कर सकती है उसके बारे में हमें कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली बता रखा है कि हम कौन कौन से फंड्स का, कौन कौन से कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिबेंचर के रिडेम्पशन करने के लिए। तो सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन के अंदर हमारे सामने आता है रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। आप फ्रेश इशू कर दो शेयर्स, उसके थ्रू रिडीम कर लो अपने डिबेंचर्स को। या फिर जो है हमारे सामने सेकंड सोर्स है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, आप अपने कैपिटल से अपने डिबेंचर की रिडेम्पशन कर लो। तीसरा सोर्स है हमारे सामने रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, आप अपने प्रॉफिट से डिबेंचर की रिडेम्पशन कर लो। जब प्रॉफिट से आप डिबेंचर की रिडेम्पशन करोगे तो हमारे सामने एक अकाउंट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। तो हम जानेंगे आखिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता क्या है। अगला आता है हमारे सामने
रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करके हम किस तरीके से रिडीम करते हैं अपने डिबेंचर्स को, वो हम देखेंगे। फिर आता है हमारे सामने अगला टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। अब यहाँ पर क्या है, हम डिबेंचर की रिडेम्पशन कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, ओपन मार्केट से डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हैं। अब कोई पर्सन खुद ही क्यों ओपन मार्केट से डिबेंचर्स को परचेज करेगा? बेसिकली उसके दो पर्पस होते हैं। पहला होता है हमारे सामने इमीडिएट कैंसिलेशन, या तो सबसे पहला हम डिबेंचर को परचेज करने के बाद उसको इमीडिएट कैंसिल कर देंगे। दूसरा हमारे सामने पर्पस होता है कि हम डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट रखने के लिए अपने पास। हमारे पास फंड है तो हम डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं ताकि जो हम उसको फ्यूचर में एज एन इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल कर सके। फिर आता है हमारे सामने अपना अगला टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब डिबेंचर आप रिडीम करोगे तो साथ के साथ इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी, जितना इंटरेस्ट बनेगा वो भी पे करोगे। अब डिबेंचर के इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप अपने डिबेंचर खुद परचेस कर लेते हो एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप अपने खुद के डिबेंचर के ऊपर खुद ही इंटरेस्ट लोगे, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वही हम देखेंगे। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, हमारे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने 5 चैप्टर्स देखे। फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के अंदर हमारे एक ही चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर हमें पढ़ना क्या होगा, आप खुद सोचो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यही सब होता है। अब हम इसमें सीखेंगे कि आखिर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन के बेस पे बनाई जाती है। तो आखिर किस तरीके से बनाएंगे वही हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, उसके बारे में हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 40 ने बता रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट का कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं। एक बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लोगे तो उसके अंदर जो जो आइटम्स आए उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे नीचे कि किस तरीके से जो है ये अमाउंट आई है, आखिर इसका सोर्स क्या था, किस तरीके से हमारे पास पैसा आया है, पैसा देना है, उसका सारा सोर्स डिस्क्रिप्शन देने को हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जिसको एक्सप्लेनेटरी नोट्स का भी नाम दिया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमें पढ़ना है लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 129। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड, वो सेक्शन 129 के अंदर दी हुई है कंपनीज एक्ट के। तो हमें देखना होगा कि आखिर कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली वही सब होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नजर आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने चाहिए, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। तो वही सारी बातें लिखी होती हैं, वही सब बातें दी हुई हैं सेक्शन 129 के अंदर। फिर पढ़ना है हमें जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो आखिर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे वही हमें जानना होगा, वही हमें समझना होगा। इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन सिंपली इतना कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कंपनीज एक्ट ने बता रखा है उसमें कंपनीज एक्ट ने 2 डिवीजन कर रखे हैं। एक है हमारा डिवीजन 1, दूसरा हमारा डिवीजन 2। अब ध्यान से सुनते चलो। अब डिवीजन 1 एप्लीकेबल उन कंपनीज के लिए होता है जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। अब डिवीजन 2 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? डिवीजन 2 जो एप्लीकेबल होता है वो उन कंपनीज के ऊपर होता है जिन कंपनीज के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं। अब आपने सुना होगा इंड एस। इंड एस क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये कहां से आ गया? अब देखो, अब जैसे कि आपको पता है कि आजकल बिजनेस जो है वो ग्लोबली पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। बिजनेस जो है वो एक जगह सीमित नहीं हो सकता। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको उसको इंटरनेशनली पूरे ग्लोब में फैलाना होगा। इंटरनेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग करने के प्रिंसिपल चलते हैं उसका नाम होता है IFRS, जबकि इंडिया के अंदर चलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे बहुत पुराने थे। और IFRS जो है वो बहुत अपडेटेड है। अब इंडिया की अकाउंटिंग को इंटरनेशनल की अकाउंटिंग से मैच करवाना था, क्योंकि जब हम पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करेंगे तो जिस तरीके से दूसरे लोग अकाउंटिंग करेंगे उसी तरीके से इंडिया में भी अकाउंटिंग होनी चाहिए। और जबकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो काफी ओल्ड हो चुके थे, अपडेटेड नहीं थे। तो उसके लिए क्या करा गया, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपडेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जो कि है इंड एस। अब IFRS ना लॉन्च करते हुए इंडिया ने अपने खुद के एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिए, या मैं कहूं अपडेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिए। ये सेम IFRS की तरह ही है, लेकिन इसको IFRS नाम ना देते हुए नाम दिया गया इंड एस। अब ये इंड एस कुछ भी नहीं है, एएस जो है उसका अपडेटेड वर्जन है। यानी इंड एस की आप अकाउंटिंग करोगे तो आप इंटरनेशनल लेवल की जो अकाउंटिंग है उसको मैच कर पाओगे। तो कंपनीज एक्ट ने डिवीजन 1 और डिवीजन 2 कर रखा है। तो डिवीजन 1 के अंदर सिंपली पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है वो बता रखा है। और डिवीजन 2 के अंदर जो है इंड एस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बता रखा है। डिवीजन 1 के अंदर हमारा शेड्यूल 3 दे रखा है, जिसके अंदर हमें बता रखा है किस तरीके से पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे।
जबकि डिवीजन 2 के अंदर भी एक शेड्यूल 3 दे रखा है जिसमें बता रखा है कि जो कंपनीज के ऊपर नए वाले इंडिया से एप्लीकेबल होते हैं उनको किस तरीके से जो है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है, इसके अंदर सीधे सीधे बता रखा है कि जिन कंपनीज के ऊपर डिवीजन 1 एप्लीकेबल है, यानी उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने, दोनों को ही शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं, लेकिन एक को डिवीजन 1 के हिसाब से बनाने, दूसरे को डिवीजन 2 के हिसाब से बनाने। डिवीजन 2 के हिसाब से वो बनाएंगे जिनके ऊपर इंडिया से एप्लीकेबल होता है। तो किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे उसके बारे में बता रखा है, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आएगा जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट आती है, तो बैलेंस शीट को लेकर स्पेसिफिकली पूरा फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट हमें देखना है कि किस तरीके से जो है कंपनीज की बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उसका पूरा फॉर्मेट देखना है और डिटेल में एक एक आइटम को स्टडी करना है। फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखना होगा और उसमें एक एक आइटम को डिटेल में स्टडी करेंगे हम। फिर आता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बट सकता है। अब बटेगा नहीं बटेगा वो एक अलग बात होती है। अगला आता है डिविडेंड एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब डिविजिबल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए रखा होता है, उसमें से जितना बट गया वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, जो नहीं बट गया वो हमारी रिटेन अर्निंग कहलाएगी या प्रोविजंस कहलाएंगे। फिर हमें पढ़ना होगा हमारा डिवीजन 2 जिसके अंदर इंडिया शेड्यूल 3 आता है, मैंने आपको बता दिया। बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 की आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, डिवीजन 2 आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डिवीजन 1 पढ़ना है। हमारे सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हमें पढ़नी होगी अपनी थर्ड यूनिट जो कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब थर्ड यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर पढ़ना होगा हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आएगा हमारा यूजफुलनेस, फिर आएगी एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर हमें पढ़ना होगा लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली थ्योरी है सारे का सारा। फिर पढ़ना है यूजर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एज पर AS3 रिवाइज्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, तो हमें जाननी होती है वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारा कैश इक्विवेलेंट हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये होती क्या है, ये सब हमें जानना होता है। फिर पढ़ना हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब। फिर आता है हमारे सामने कैश फ्लो, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। बेसिकली कैश फ्लो जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। वो हमें देखना होगा आखिर ये तीनों होती क्या है। उसके बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कुछ आइटम्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं जिसके बारे में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कि आखिर ये आइटम्स का करना क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं BRS, आखिर इसका करना क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, इसका क्या करना होता है, ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर जाएगा, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में, ये हमें कंफ्यूजन होती है, उन कंफ्यूजन को दूर करता है। फिर हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फिर हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम, जो इनकम टैक्स होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शंस नॉन कैश होती हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट होता है उसका डिस्क्लोजर किस तरीके से किया जाता है। रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट तैयार होता है। इसके ऊपर आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। इसके अंदर हमें 2 मेथड्स पढ़ने होंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। फिर हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं कैश फ्लोज के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फाइनली हमें पढ़ना होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंड AS7। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3 और कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7 जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब इंड AS7 जो है उसके बारे में आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको इंड AS के अंदर जाना नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, यूनिट 3। फिर हमें पढ़ना होगी अपनी यूनिट 4। अगर यूनिट 4 की बात करूं तो यूनिट 4 के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है आपका अमेलगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। अब ये अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा जब 2 कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी तैयार हो जाती है उसको बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। या मैं कहूं एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, उसको भी हम अमेलगमेशन कह सकते हैं। तो 2 कंपनी को मिल जाना अमेलगमेशन कहलाता है। अमेलगमेशन का मतलब ये होता है कि जॉइन और यूनाइट टू फॉर्म अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। तो अमेलगमेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अमेलगमेशन के अंदर भी हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। पहला खुद अमेलगमेशन होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है और तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब इसके अंदर भी कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, अमेलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो हम देखेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगमेशन। अमेलगमेशन को लेकर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है जो हमें डिटेल में बताता है किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करनी होती है। अमेलगमेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक तो आपने नाम पक्का सुना होगा मर्जर। कई बार आपने सुना होगा कंपनीज का मर्जर हो गया,
तो मर्जर बेसिकली अमेलगमेशन होता है। तो अमेलगमेशन दो टाइप का होता है, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से इसमें इसकी अकाउंटिंग होती है, वही हमें जानना है। फिर हमें जानना होगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? परचेज कंसिडरेशन वो पेमेंट होती है जिसमें डील हुई होती है दोनों कंपनी के आपस में कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को इतने प्राइस पे परचेज करेगी। तो फाइनली परचेज कंसिडरेशन कुछ भी नहीं होता, वो अमाउंट होता है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो उसी अमाउंट को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। परचेज कंसिडरेशन निकालने के हमारे सामने चार मेथड्स होते हैं। एक होता है लमसम मेथड, दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा होता है नेट एसेट मेथड और चौथा होता है एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अगला आता है हमारे सामने अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग और ट्रांसफरिंग कंपनी। अब ये क्या होता है? अब देखो अमेलगमेशन के अंदर दो कंपनी है, एक कंपनी जो परचेज कर रही है, दूसरी कंपनी जिसको परचेज कर रही है। अब जो कंपनी परचेज करेगी उसको बोलते हैं हम परचेजर कंपनी, या उसको बोलते हैं परचेजिंग कंपनी, या उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरी कंपनी। जबकि जो कंपनी बिकने जा रही है, बिक जाएगी और खत्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरर कंपनी, उसको एक और नाम से जानते हैं वेंडर कंपनी। तो हमें देखना होगा अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग या फिर ट्रांसफरी कंपनी। फिर हमें देखना होगा अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर और वेंडर कंपनी। तो अब ट्रांसफरर कंपनी को या वेंडर कंपनी को एक ही बात है, जो कंपनी बिकने वाली है उसको हम वेंडर या ट्रांसफरर कंपनी कह सकते हैं। फिर हमें पढ़ना है डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। अब ये क्या होते हैं? अब देखो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, तो जो कंपनी खरीदेगी उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंपनी खुद बिकने वाली है उसके कुछ शेयर होल्डर्स को कंपनी के बिकने से दिक्कत होती है। अब जिन शेयर होल्डर्स को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जो नहीं चाहते कंपनी बिके, उनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। मतलब ये विरोध कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं कंपनी के बिकने से। तो अब इन शेयर होल्डर्स से किस तरीके से डील करी जाती है, इनको किस तरीके से मनाया जाता है, उसके बारे में कंपनीज एक्ट ने बता रखा है किस तरीके से हम इनसे डील करेंगे। तो इसके साथ हम फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 अमेलगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। फिर हम देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? अब देखो ऊपर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? अब यहाँ पर नाम आता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब हो गया अंदर ही अंदर, जो कुछ होगा अंदर ही अंदर होगा, दूसरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं। एक कंपनी जो लॉस में चल रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको प्रॉफिट में बदलना है। इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से बदला जा सकता है? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी एसेट को बढ़ा लो या फिर लायबिलिटी को कम कर लो। अब एसेट बढ़ जाती तो दिक्कत ही क्या आती? लॉस होता कहां से? एसेट कैसे बढ़ेगी वो तो बड़ा मुश्किल है। एसेट बढ़ने का सिर्फ एक ही चारा है, जो आपके पास एसेट है उसकी मार्केट में मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो आपके एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। जबकि आप लायबिलिटी घटा सकते हो, वो आपके हाथ में है। कैसे? जिन जिनको आपको पैसा देना है उनको मनाओ कि थोड़ा कम पैसा ले लो। अब ये कैसे हो जाएगा? वो कैसे, वो क्यों मान जाएंगे? अब कोई कैसे मान जाएगा कम पैसा लेने में? आपने किसी को पैसा देना है तो अब ये किसी को कैसे कह सकते हो कि एक काम करो थोड़ा कम पैसा ले लो, हमें नुकसान हो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, प्रैक्टिकली होता है। अब कैसे होता है वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब मान के चलो कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, अब वो डूबने वाली है। अब डूब जाए उससे अच्छा जो लायबिलिटी होल्डर्स है आप उनको कहोगे देखो वैसे भी ये कंपनी डूबने वाली है, डूब जाएगी, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अब नहीं मिलने से अच्छा थोड़ा कम पैसे में मान जाओ सारे जने, कंपनी बच जाएगी। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से हम लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जो हमारा अमेलगमेशन था वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था, जबकि जो हमारा चैप्टर है ये हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। दोनों के बीच क्या डिफरेंस होते हैं वो हम देखेंगे। रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने आपको एक रीजन बताया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का, कंपनी लॉस में है। कई सारे और भी रीजंस हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से की जाती है वो हमें देखना है अपने इस टॉपिक के अंदर। तो बेसिकली थोड़ा छोटा चैप्टर है एज कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर, और आसान चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत है। इसके अंदर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का बनता है, बड़ा क्वेश्चन। फिर आता है हमारे सामने हमारा थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, अब लिक्विडेशन क्या होता है? जब वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं और कंपनी के लायबिलिटीज की पेमेंट होती है, तो उस पूरे प्रोसीजर को नाम दिया जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का। अब उस समय पर उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वही हमें देखना है अपने इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंडिंग अप क्या होता है, किस तरीके से होता है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप करने के दो तरीके होते हैं, कंपनी को बंद करने के दो तरीके होते हैं। एक ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे दे कि आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो कोर्ट के ऑर्डर पे कंपनी बंद हो जाती है। दूसरा आप खुद कंपनी बंद कर दोगे, आपको खुद नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि कंपनी को मुझे वॉलंटरी बंद कर लेना चाहिए, तो आप खुद बंद कर लोगे। अब कोर्ट ऑर्डर कब देगा या ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देगा कंपनी बंद करने के लिए? जब किसी ने कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई होगी, या कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाई होगी कि अब हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, कंपनी को वाइंडिंग अप के प्रोसेस में डालना चाहते हैं। तो ट्रिब्यूनल कैसे ऑर्डर देगा कंपनी को बंद करने के लिए? आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ट्रिब्यूनल के सामने पेश तो करने होंगे।
तो जो डॉक्यूमेंट हम कंपनी का ट्रिब्यूनल के सामने पेश करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर देता है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर हम सारी अपनी लिस्ट बनाते हैं कि हमारी असेट जो है वो कितने में बिकेगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और हमें अपनी कितनी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है, पूरा एक इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर, बड़ा क्वेश्चन आता है। फिर हमें पढ़ना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब वो क्रेडिटर्स जिसको हमें सबसे पहले पेमेंट करनी है। तो कंपनी डूबने पे सबसे पहले कौन से क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में कंपनीज एक्ट ने बता रखा है, पूरी लिस्ट बता रखी है। ये लोग जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं कंपनीज के। फिर हमें फाइनली पढ़ना है डेफिशिएंसी अकाउंट और इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे यूनिट 4 कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन। फिर हमारा आता है हमारी लास्ट यूनिट जो कि हमारे यूनिट नंबर 5 जो कि हमारी अकाउंट्स फॉर होल्डिंग या फिर आपका पेरेंट कंपनीज। तो अब होल्डिंग कंपनी का पेरेंट्स कंपनी का बात एक ही होती है। अब ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंडर में एक या एक से ज्यादा कंपनीज होती है। मतलब ये सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक मालिक है और उसके अंडर में उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसका स्टाफ काम कर रहा है। जो मालिक है उसको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, और जो कंपनी हमारा स्टाफ है या मैं कहूँ एम्प्लॉयज है उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है दूसरी कंपनी को वो हमारी होल्डिंग कंपनी कहलाती है, जिसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। पहला टॉपिक है हमारे सामने डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कब कोई कंपनी होल्डिंग बन जाती है, कब कोई कंपनी सब्सिडरी बन जाती है। अब एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब बनेगी? जब वो दूसरी कंपनी के अंदर एक सब्सटेंशियल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर लेगी, यानी इतना इन्वेस्टमेंट कर लेगी दूसरी कंपनी में कि उसके पास उस कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर आ जाएगी। अगर कोई कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेती है किसी दूसरी कंपनी में कि उसके पास उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर आ गई, तो आप उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कह सकते हो कि वो कंपनी जो है दूसरी कंपनी को होल्ड कर सकती है, चला सकती है। और जिस कंपनी को कंट्रोल करा जा रहा है उस कंपनी को बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कब होल्डिंग बनती है, कब सब्सिडरी बनती है, वही हमें जानना है। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने डायनामिक्स ऑफ पेरेंट्स एंड सब्सिडरी कंपनी। क्या क्या डायनामिक्स होते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के, वही हमें देखना होता है। अब ये डायनामिक्स होते क्या है, बेसिकली जो है हम कह सकते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, वही हमें जानना है इस टॉपिक के अंदर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है तो वो कंपनी दूसरी कंपनी से इलीगल काम करवाएगी, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंपनी को डुबोएगी, दूसरी कंपनी को बर्बाद करेगी, तो ऐसा तो नहीं है। मन मर्जी का काम नहीं कर सकती, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी को होल्ड भी करते हो, अगर आप होल्डिंग कंपनी भी हो, तो एक लिमिट से ज्यादा दूसरी कंपनी के ऊपर अपनी मनमानी नहीं चला सकते। क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, आउटसाइडर लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो ऐसा थोड़ा आप उस कंपनी को डुबो दोगे या कोई इलीगल एक्टिविटी उससे करवा लोगे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आखिर क्या क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं, किस लिमिट के अंदर रहकर होल्डिंग कंपनी को काम करना होता है, उसके बारे में पढ़ना है हमें इस डायनामिक्स के टॉपिक में। फिर हमें पढ़ना है अगला टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो कंसोलिडेटेड नाम ही क्लियर है कि कंसोलिडेट इकट्ठा करा जाएगा। अब होल्डिंग कंपनी अपने अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और सब्सिडरी कंपनी अपने अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। होल्डिंग कंपनी अपने अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रही है और सब्सिडरी कंपनी अपने अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रही है। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है वो कहता है कि होल्डिंग कंपनी को अपने अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, आप किसी दूसरी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हो, तो आप जितनी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हो सकता है आप एक कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हो, आपकी एक सब्सिडरी हो, 2 सब्सिडरी हो, 4 सब्सिडरी हो, तो आपकी जितनी सब्सिडरी उन सबके अकाउंट्स अपने अकाउंट्स के साथ इकट्ठे करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे अलग से। अपने नॉर्मल अकाउंट्स तो आप बना ही रहे हो, साथ में एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे। अपनी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है उन सबके अकाउंट्स और अपने खुद के अकाउंट्स इकट्ठे करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करी जाती है, एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करी जाती है। इसके बारे में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है। फिर हमें पढ़ना है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं कंसोलिडेशन करने के। अंडरस्टैंडिंग AS 21। AS 21 हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमारा कंसोलिडेशन के ऊपर है। बेसिकली आपको AS 21 पूरा नहीं पढ़ना, उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया लेना है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है, जैसे कि कंट्रोल क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इस तरीके के कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको हमें जानना होगा आखिर क्या होती है। फिर हमें पढ़ना होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आखिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है। फिर आता है हमारा सामने अगला टॉपिक प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम अपनी एसेट और लायबिलिटी को इकट्ठा करेंगे, किस तरीके से हम अपनी सब्सिडरी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को अपनी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी से जोड़ेंगे, किस तरीके से होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को अपनी कंपनी के साथ जोड़ेगी और इकट्ठा करेगी, उसका पूरा प्रोसेस होता है, वही हमें जानना है। और फिर हमें पढ़ना है
अगला टॉपिक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। इंटर कंपनी क्या होता है? इंटर का मतलब ही एक्सचेंज होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो करी होगी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का आपस में कोई ना कोई बिजनेस डील तो होती होगी, कोई ना कोई लेना देना तो होगा। तो अगर आपस में इनकी जो जो ट्रांजेक्शन हुई है उन ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। फिर हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक अपना ब्रीफ ऑफ इंडिया 110, यानी जो अपडेटेड वर्जन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का, उसी के बारे में बता रखा है और समझा रखा है कि आखिर जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपको इंडियास नहीं पढ़ना है, इंडियास के बारे में एक थ्योरेटिकल बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया लेना, बाकी आपको इंडियास का टॉपिक नहीं पढ़ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इंडियास को लेकर, प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा। इसी के साथ हमारी यूनिट 5 खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा मैंने फर्स्ट यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करा सारे टॉपिक्स को लेकर, सारे चैप्टर्स को लेकर। तो जिसने वीडियो एंड तक देखी उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं और एक एक टॉपिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो काफी डिटेल में हमने अपनी इस वीडियो के अंदर बात करी अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में और उसके अंदर के चैप्टर्स के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके, सभी की मदद हो सके, सभी को जो है समझ में आ सके कि आखिर उसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।